Hello guys, this is EST Learning and Motivational Channel by एकता त्यागी। आप लोगों ने पहली सारी वीडियोस आई थिंक देख ली होंगी। जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, उन सभी को थैंक यू कि वो मेरी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं। और जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें कुछ मैंने इनइक्वलिटीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ की बताई थी, तो उसी में आगे प्रोसीड करते हुए उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और जो वो प्रॉपर्टीज़ थी उनके प्रूफ की बात कही थी मैंने कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको वही प्रूफ्स कराऊंगी, उनके कुछ जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे बताई थी मैंने। तो उसी प्रॉपर्टीज़ की आज स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ मैं आपको कराऊंगी, लेस देन वाली भी और ग्रेटर देन वाली भी, ये कह लीजिए सम और डिफरेंस, ठीक है। तो एज ए स्टेटमेंट कह लीजिए या प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, जो भी तुम्हें अपने हिसाब से सही लगता हो, तो दो तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। दोनों तरह से मैं तुम लोगों को बताऊंगी वो चीज़ें। उससे पहले कि आप सभी जो भी वीडियोस को देखते हैं, तो व्यूवर्स के अकॉर्डिंग लाइक्स नहीं होते हैं, तो प्लीज़ जो लोग वीडियोस देखते हैं वो लाइक भी कर दें और साथ में कमेंट्स भी दे दें, जिससे हम लोगों को पता चलता रहे कि आपका रेस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसमें फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं द मॉडुलस ऑफ। मैं दोनों तरह से तुम्हें लिख के बताऊंगी कि किस तरह से आ सकता है, ठीक है। द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू complex number is always less than or equal to, लेस देन भी हो सकते हैं और इक्वल टू the sum of their मॉड्यूल, ठीक है। या फिर आप इसे दूसरी तरह से जो लिख सकते हैं, मैं दोनों तरह से बता देती हूँ और करके लिख देती हूँ साथ में, ठीक। बस लैंग्वेज का अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। तो मतलब किसी भी तरह से अगर लैंग्वेज आपके पास आती है तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी तरफ से जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उन सभी में कोशिश करती हूँ कि जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, कन्फ्यूज़न रहता है जिन चीज़ों में, वो आपकी डाउट्स सारे क्लियर करती चलूँ। बाकी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ठीक है। द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नेवर बी एक्सीड, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक्सीड कैन नेवर एक्सीड देन द sum of their moduli, क्लियर। दोनों स्टेटमेंट्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ देयर मॉड्यूली। और दूसरा है वही चीज़, उसी को डिफाइन किया है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया है। द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी नेवर एक्सीड देन द सम ऑफ देयर मॉड्यूली, ठीक है। तो उसे डिफाइन कैसे करेंगे कि रिजल्ट जो हमारे पास लिखा हुआ होगा वो इस तरह से कुछ डिफाइन होगा कि Z1 प्लस Z2, ठीक है, इक्वल्स टू, या फिर जो हमारे पास क्या कहा उसने कि लेस देन या फिर इक्वल्स टू, तो ऐसे करके लेस देन और इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2। किसी भी तरह से हमारे पास क्वेश्चन अगर आता है तो हमें वो लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो दो तीन मेथड्स हैं, दो तीन मेथड से हम कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि दोनों प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग मेथड से बताऊँ। दोनों सेम मेथड से हो सकती हैं, बट आपको जो इजी लगे उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये है कि जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए उस वाले मेथड को मैं कहती हूँ कि प्रेफरेंस देना।
तो मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगी, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बता देना कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन रिजल्ट है वो हमें ये प्रूफ करके लाना है कि Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ Z1 एंड मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। कि इसको हमें प्रूफ करना है। और Z1 और Z2 दोनों ही क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने यहाँ पे किया लेट Z1 एंड Z2 आर दी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आर दी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, की जो मॉडुलस Z1 और Z2 का जो मॉडुलस है उसका होल स्क्वायर है। तो इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने पहले ही कहा कि Z1 एंड Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। जिसे हमने माना एक x1 प्लस आयोटा y1, क्लियर। और दूसरा जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। और उसका भी मॉडुलस और उसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो चाहो तो ऐसे करके लिख लो, यहाँ पे कुछ ऐसा करके लिख सकते हो। गिवन है हमारे पास कि Z1 है, मैं केवल समझाने के लिए, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है, केवल समझाने के लिए आपको, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि दोनों रिजल्ट हमारे पास ये हैं कि कहाँ से आया है। तो Z1 और Z2 जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर माने थे वो इस तरह की फॉर्म में है हमारे पास, ठीक है। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो रिजल्ट था ये वाला जो रिजल्ट था हमारे पास, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हो आप, रियल पार्ट को एक जगह कर लो और इमेजनरी पार्ट को एक जगह, ठीक है। प्लस आयोटा y1 प्लस y2, क्लियर। इसे लिख सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में ही आपको बताया था कि अगर कोई नंबर है और उसका मॉडुलस हमारे पास दिया हुआ है तो उस रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x1 ये क्या हुआ हमारे पास रियल पार्ट, इसका स्क्वायर, मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। और अगर हम इस पर रूट लगा दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से हो जाएगा। लिख सकते हैं हम कि अगर हमने कहीं पर, ये हम जानते हैं कि अगर हम किसी वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं तो उस पर रूट लगा के उस वैल्यू को हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब इस रिजल्ट को जब आपको सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करना है, क्या आएगा हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, ठीक है, सिंपली x2 x1 एंड x2, फिर प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दो, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2y1 इंटू y2, क्लियर हो गया। सिंप्लीफिकेशन कर लो, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और ये दोनों रिजल्ट क्या हो जाएंगे, कंबाइन कर दो, 2x1 x2 प्लस y1 और y2, ठीक है। अब जब ये रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे करके लिख सकते हो कि इस पर नहीं, इसे नीचे लिख लेते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस टर्म को हम ऐसे। फिर ऐसे ही x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर रिजल्ट आया हमारे पास 2, और यहाँ पे x1 x2 2y1 और y2, क्लियर। इस रिजल्ट को, अब इस रिजल्ट को क्या होगा, ये रिजल्ट किसके बराबर होगा, जैसे यहाँ पे ये रिजल्ट क्या था कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 के रिजल्ट के इक्वल टू था ये रिजल्ट, तो उसी तरह से यहाँ पे ये रिजल्ट किसके इक्वल टू आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1, क्लियर। फिर ये किसके, Z2 के, ठीक। और ये रिजल्ट हमारा किसके इक्वल टू आएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2, ठीक। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया कहाँ से आया कि Z1 और Z2, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो चाहो तो तुम सॉल्व करके देख सकते हो उस रिजल्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैंने जो मॉडुलस वाली प्रॉपर्टीज़ कराई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम, अगर हमारे पास कोई रिजल्ट है Z1 और Z2, ये इस तरह से कोई फॉर्म दी हुई है तो वो किसकी फॉर्म में बन के आएगा रिजल्ट, Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। रिजल्ट हमारे पास सॉल्व होके यही आएगा कि
सॉरी, मैं एक बार तुम्हें बता देती हूँ। जेड बार मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी यहाँ पे, ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। x1 प्लस आयोटा y1 की फॉर्म आई यहाँ पे, ठीक है। और z2 अगर हम इसे लिख रहे हैं और बार है यहाँ पे, दैट मीन्स क्या हुआ, माइनस आयोटा y2, ये रिजल्ट आया हमारे पास, ठीक है। अब तो सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे हमारे पास तो इमेजनरी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, रियल पार्ट। आई थिंक क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगर ये वैल्यू हमारे पास है तो उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, आगे हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट में कहीं भी कोई ऐसा नहीं डिफाइन है कि रियल पार्ट है या इमेजनरी, उसने कोई डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो इसको आगे हमें सॉल्व क्या करना है, इसे चाहो तो तुम ऐसे करके लिख सकते हो कि वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट कि जो रियल पार्ट ऑफ z, मतलब कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट होगा वो हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू z, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उससे क्या होता है, लेस देन होता है। और दूसरा रिजल्ट एक जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बस वही मैं आपको बता रही हूँ कि मॉडुलस ऑफ z2, अगर कोई मतलब z1 या z2 कोई भी रिजल्ट, z2 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट z2 वाला आ रहा है, वो किसके इक्वल टू होगा, मॉडुलस ऑफ z2, कि अगर कॉन्जुगेट ऑफ z2 का मॉडुलस किसके बराबर होगा, मॉडुलस z2 के बराबर। प्रॉपर्टीज में जाके वापस से चेक कर सकते हो, या पुरानी वीडियोस में आप, अगर आपने कहीं नोट्स नहीं बनाए हैं तो जो पुरानी वीडियोस मैंने अपलोड की थी उसमें जो प्रॉपर्टीज थी मॉडुलस की और कॉन्जुगेट्स वाली, वो प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, उसमें डिफाइन है सारी चीजें, ठीक है। यहाँ से अगर हमारे पास ये रिजल्ट आया तो ये रिजल्ट हमारा क्या डिफाइन करता है कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, अब देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आई किस लिए, हमें यूज क्या करना पड़ा, क्योंकि जो ये रियल वाला पार्ट है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो इनइक्वलिटीज में दी हुई है, इक्वल में नहीं दी हुई है कि लेस देन या इक्वल टू दिया हुआ है। तो हमारे पास जो कंडीशन थी ये वाली z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा, लेस देन, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, z1 का स्क्वायर प्लस z मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2z1 और z2, इसके इक्वल्स टू क्या आ गया, ये वाला पार्ट, तो हम इसे मॉडुलस में लिख सकते हैं। अब ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट का क्या डिफाइन कर रहा है हमारे पास, ये रिजल्ट डिफाइन कर रहा है कि z1 प्लस मॉडुलस ऑफ, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, पूरा डिफाइन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कि ये क्या बन गया, इसका होल स्क्वायर बन गया हमारे पास ये टर्म यहाँ से, और इसे चाहो तो आप पूरा एक स्टेप में हम ये लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 और उसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आता है कि z1 और z2, ठीक है, और का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू किस रिजल्ट के बराबर आएगा हमारे पास, z2, यही हमसे प्रूव करा रहा था, दैट इज प्रूव्ड। आई थिंक कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है। एक बार चाहो तो मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ पूरी चीज़ को, टर्म को, ठीक है। देखो वैसे कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं, दोनों हमने जो भी एज ए स्टेटमेंट थे दोनों मैंने बता दी कि या तो इस तरह से आए या इस तरह से, कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है, सेम ही चीज़ को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, कि हमें क्या करना था, z1 प्लस z2 के मॉडुलस को क्या डिफाइन करना है कि लेस देन इक्वल टू किससे है, कि अगर उनका सिंगल सिंगल मॉडुलस किया जाए, तो हमने कहा कि कोई दो मॉडुलस हमने ले लिए z1 और z2, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या किया, मॉडुलस जो टर्म हमें दिया हुआ था हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, मतलब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिया, और फिर हमने जो इसकी वैल्यू होती है उसको पुट कर दिया, कि हमने z1 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना था, z2 को एक अदर कॉम्प्लेक्स नंबर माना था, उसको डिफाइन किया, तो जो रियल पार्ट था वो एक जगह लिख लिया, जो इमेजनरी पार्ट था उसको एक साइड कर लिया। फिर इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो रियल पार्ट था उसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और मॉडुलस आता है तो मॉडुलस को क्योंकि स्क्वायर था हमारे पास, वो फॉर्म हमारे पास ऐसे करके सॉल्व हो गई। फिर इसको सिंप्लीफिकेशन किया, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, वो स्क्वायर पहले से ही दिया हुआ था, और इसका हमने जब मॉडुलस निकाला तो ये रिजल्ट आया। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इसका होल स्क्वायर खोला हमने, ये टर्म आया हमारे पास, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये वाला टर्म आया हमारे पास। इन दोनों में से जो x1 और x2 और y1 y2 वाले टर्म थे वो हमने एक साइड कर लिए, जो 2x1 इंटू x2 2y1 इंटू y2 वाले थे वो टर्म एक साइड कर लिए। फिर हमने क्या किया कि x1 वाले मतलब जो 1 वाले टर्म थे वो एक साइड कर लिए, जो 2 वाले टर्म थे
वो सफिक्स में जो 2 था उसको हमने एक साइड कर लिया। ये टर्म किसका बना, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये रिजल्ट क्या आया कि रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक। इसको हमने डिफाइन किया क्योंकि हमारे पास जो भी पार्ट था रियल, जो भी हमें वैल्यू दी हुई थी, तो ये हमारे पास कैपिटल को डिफाइन कर रहा है। चाहो तो इसे आर ई करके भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कहीं पे आर से डिफाइन होता है, मैंने पहली वीडियोस में बताया था, आर ई या आर रियल पार्ट को डिफाइन करता है। ये टर्म आया, दैट मीन्स क्या है कि हमारे पास रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे देखो सीधा सा दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव साइन, ये निगेटिव साइन, जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हम जानते हैं कि वी नो दैट कि हमारे पास रिजल्ट क्या होता है कि जो रियल पार्ट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो लेस देन होता है हमेशा उस कॉम्प्लेक्स नंबर से। और कॉन्जुगेट किसी भी मॉडुलस की अगर हम बात करते हैं कॉन्जुगेट की, तो वो उस टर्म के मॉडुलस के बराबर होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में आप जाके देख सकते हो, जो मैंने पहले प्रॉपर्टीज़ कराई हैं वीडियोस में। फिर हमने उसको सॉल्व किया, उन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, ये रिजल्ट आया हमारे पास, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू रख दी हमने। फिर यहाँ पे हमारे पास जो इधर लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी और जो राइट हैंड साइड, दोनों लिया, साइन हमारा इनइक्वलिटी में चेंज हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में। फिर मैंने इस पूरे टर्म को ऐसे लिख दिया होल स्क्वायर में। यहाँ से होल स्क्वायर हमारा दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा। टर्म हमारे पास क्या आया, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई हो। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जितने भी व्यूवर्स हैं वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते रहें साथ में। अब सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी में वो हमारे पास क्या था, देखो एडिशन वाली प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास, ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी थी। अब हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है, मतलब या तो ये कह लीजिए डिफरेंस वाली, या फिर ये कह लीजिए सब्ट्रैक्शन वाली, जो भी आपको, जिस तरह से भी आपको ठीक लगे उस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हो तो ना हिसाब से मैं दोनों को, अच्छा चलो दोनों को उसी तरह से लिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो उसे तुम लिख सकते हो अपने आप में, एक ही कोई सा एक वो लिखा देती हूँ, ठीक है। द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is greater than or equal to the difference of their moduli, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट नहीं लिखा रही हूँ, उसी से लिख लेना जैसे सेम था। देखो बिल्कुल वही, थोड़ा सा चेंजेस हैं कि यहाँ पे क्या था हमारे पास, द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ देयर मॉड्यूली। यहाँ पे क्या है, ऑलवेज लेस देन की बात होती है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है, और इक्वल टू देयर मॉड्यूली। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या कि मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पे क्या करना है, द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी नेवर, यहाँ पे एक्सीड है, वहां पे क्या हो जाएगा, लेस देन द सम ऑफ देयर मॉड्यूली, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सम था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस, और यहाँ पे एक्सीड था तो यहाँ पे लेस देन, ठीक। आई थिंक लिखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर लिखाई दूँ, चलो दिखाई देती हूँ, कंफ्यूजन ही खत्म करो। The modulus of the difference of two complex number can never be लेस देन, देखो वहां पे क्या था, ग्रेटर देन, ठीक है,
वहाँ पे एक्सीड कर रहा था, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेस देन द डिफरेंस ऑफ देयर मॉडल। यही लिख देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। ये थोड़ा सा चेंज फॉर्म में करके बता रही हूँ। मैंने कहा था पहले कि दोनों को थोड़ा अलग अलग मेथड से बताऊंगी, जो मेथड आपको इजी लगे, ठीक है। और साथ में ही मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी देना कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट उसके लिए क्या आता है, Z1 माइनस Z2 और क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z1 मॉडुलस और Z2, ठीक है। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। तो अब इसके लिए प्रूफ लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें कि वी नो दैट, हम जानते हैं, फिर से वही प्रॉपर्टीज़ आई हमारे पास कि जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर चुके हैं, मैं लिखा चुकी हूँ, आपको समझा भी चुकी हूँ सारी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। कि Z1 और एक हमने Z कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसका मॉडुलस किसके बराबर होता है कि Z इंटू Z बार, या ये कह लीजिए कॉन्जुगेट ऑफ Z, कि Z और कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और उसी के कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई की, तो वो रिजल्ट किसके बराबर होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है हमारे पास। उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ सॉल्व करके चलेंगे, ठीक है। एंड लेट कि Z1 हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2, ठीक है, प्लस आयोटा y2, ठीक, जैसे हमने वहाँ पे लिया था। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये हुआ और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये हुआ, ठीक। प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ये वैल्यू हमने ली थी, तो उसी तरह से अब हम सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। रिजल्ट क्या आएगा, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो Z1 और Z2 लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके इसका बार लिख दिया, हो गया रिजल्ट हमारे पास। अब इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये रिजल्ट तो हमारे पास एज इट इज है, ठीक है। इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं, देखो प्रॉपर्टीज का बार बार यूज होना है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो फिर से कह रही हूँ कि उस वीडियोस को देख लेना, प्रॉपर्टीज को याद कर लेना, ठीक है। फिर से प्रॉपर्टी लग गई हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि Z1 माइनस Z2 और उसका बार होता है, तो वो उनके Z1 के बार माइनस Z2 के बार के बराबर होता है रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर कोई टर्म है Z1 और Z2 का बार इक्वल्स टू Z1 का बार माइनस Z2 का बार, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास रिजल्ट होता है। तो हमने उस रिजल्ट को यहाँ पे ले लिया कि अगर हमारे पास ये कोई टर्म है तो इस तरह से हमने उसे सॉल्व किया। अब वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन होना है, तो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो पहले इस वाले टर्म का Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक। फिर इसको जब इससे करेंगे तो माइनस Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z2, फिर इस वाले टर्म से करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस आ जाएगा हमारे पास Z2 Z1 का कॉन्जुगेट, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास Z2 और कॉन्जुगेट ऑफ Z2। क्लियर हो गया, ठीक। अब फिर से हमारे पास प्रॉपर्टीज लगने वाली हैं, फिर से वही कि रिजल्ट हम जानते हैं कि, या फिर आप जो भी एज ए प्रॉपर्टी लिख लो, जो जो तुम्हारा मैच जैसे मन करे वहाँ पे वो लैंग्वेज लिख देना, वी नो दैट करके लिख देना, या फिर फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ लिख देना, या एज प्रॉपर्टीज़ मैं लिख देती हूँ, वी नो दैट कि प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास कि Z1 मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट, तो वो किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 के स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली हमारे पास दूसरा Z2, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा रिजल्ट, ये। क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। और देखो ये दोनों रिजल्ट तो हमारे पास क्लियर हो गए। अब इस रिजल्ट को सॉल्व करना है, यहाँ पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं कि इससे देखो Z1 एक रिजल्ट आया हमारे पास कि यहाँ पे देखो एक रिजल्ट तो था हमारे पास ये वाला,
और एक रिजल्ट था हमारे पास ये वाला कि Z1 और Z2 का बार, फिर Z2 और Z1 का बार। ठीक, तो Z1 और Z2 का बार प्लस Z2 और Z1 का बार। ठीक है, अब इसमें जो हमने वैल्यूज़ मानी थी वो पूरा पुट करके पूरा, अब चाहो तो आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, मैं छोड़ सकती थी इसे, बट फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, प्लस आयोटा y2 फिर x2 माइनस आयोटा, यहाँ पे अच्छा वो लिख लिया है हमने 1, और यहाँ पे फिर 1, ये 1 वाला टर्म, ये 2 वाला टर्म, फिर ये 1 2 वाला टर्म और ये 1 वाला टर्म। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लिकेशन वाला, फिर से यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे तो x1 x2 माइनस आयोटा, फिर से ये वाले टर्म को करोगे x1 y2 फिर प्लस आयोटा x2 y1, और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर है तो इसे चाहो तो तुम डायरेक्ट प्लस कर सकते हो, माइनस आया। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर और क्या है साथ में y1 और y2, ये हुआ इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये दोनों टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, देखो अभी बताएंगे आगे कैसे कैंसिल होंगी टर्म। तो फिर अब इस वाले पूरे टर्म को फिर से मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो x2 और x1 माइनस आयोटा, फिर क्या आया x2 y1, फिर आया आयोटा। ठीक है, x1 और y2, और इसे डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस माइनस। देखो जैसे यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऐसे ही फिर y1 और y2 मैं लिख देती हूँ, चूँकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया मैंने, नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो वापस से। अब देखो आयोटा x1 और y2, आयोटा x1 और y2, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, रिजल्ट कैंसिल। फिर हमारे पास यहाँ पे आयोटा x2 y1 पॉजिटिव, x2 y1 निगेटिव, कैंसिल हो गया, ये हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट बन जाएगा। तो देखो x1 x2 ये प्लस y1 y2 फिर प्लस x1 x2 प्लस y1 y2, क्लियर। ठीक है, ये टर्म हो गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व कर दो, 2x1 x2 है ना, और यहाँ पे चाहो तो कॉमन निकाल लो, 2y1 और y2। इतने स्टेप को इतना डिफाइन करने की कोई आवश्यकता है नहीं बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, बट फिर भी मैं कर रही हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे आप लोगों को। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, 2 रियल पार्ट z1 और मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, अब पूरा कोई समझाने की ऐसी आवश्यकता है नहीं, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास यहाँ से। अब इन वैल्यूज़ को सबको यहाँ ले जाके पुट कर दो, चाहो तो इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 डाल लो। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लो आप। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, z1 और z2 मॉडुलस का स्क्वायर, यहाँ पे रिजल्ट z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर, और माइनस में, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों रिजल्ट क्या थे, माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस, और 2 आर z1 और z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, और फिर से वही रिजल्ट आया कि यहाँ पे ये वाला रिजल्ट किसके बराबर हो जाता है कि अगर हमारे पास रियल पार्ट है तो वो लेस देन होगा किससे, कि मॉडुलस ऑफ z1 और z2 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, देखो वहाँ पे लेस देन इसलिए था क्योंकि प्लस हो रहा था, मतलब कुछ चीज़ हमारे पास उससे ज़्यादा हो रही थी, और अब यहाँ पे माइनस हो रहा है तो मतलब वो रिजल्ट यहाँ से माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या, ये टर्म छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब बहुत छोटी सी चीज़ होती है देखने में, लेकिन समझने में उतनी ही टिपिकल हो जाती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2z1 और यहाँ पे z2, जो भी हमारे पास यहाँ पे फॉर्म है, इसे चाहो तो ऐसे करके लिख लो तुम पूरा z1 और z2। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट, या इसे ऐसे करके लिख लो, चूँकि कि जो रियल पार्ट है z1 मॉडुलस ऑफ z2 लेस देन किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ z1 और z2, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके इक्वल्स टू ये वाला टर्म आया, फिर से ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो कंडीशन हमारे पास चल रही है कि z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस, इसे डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने पहले ही बताया था, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं,
मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2। और मॉडुलस ऑफ Z1 जो है हमारे पास वो सिंगल टर्म के बराबर हो जाता है, ठीक है, कि अगर कहीं पर पहली प्रॉपर्टी में भी बता चुकी हूँ मैं, क्योंकि इसके Z2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया हमारे पास, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर और 2Z1 मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ Z2, तो होल स्क्वायर के बराबर हो गया, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू Z1 मॉडुलस मॉडुलस ऑफ Z2 और उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या टर्म चल रहा था हमारे पास, ठीक। तो यहाँ से प्रूफ होके क्या आती है हमारे पास कंडीशन कि Z1 Z2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1, ठीक है, और क्या था हमारे पास माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। जो रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। क्लियर हो गया। मैंने इसे एक लाइन को उधर नहीं लिखा है जिससे कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी। तो आई थिंक ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मतलब हर चीज़ आपको पॉइंट वाइज क्लियर हो, और कहीं कोई समझने में अगर कहीं थोड़ा हो सकता है राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कर लेना उसमें, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ का मैंने प्रूफ बता दिया है आपको, और आई थिंक दोनों का समझ में आ गया होगा। देखो एक प्रूफ हमारे पास मैंने इस मेथड से किया है, इसी मेथड से आप इस वाले प्रूफ को भी कर सकते हो। आप ट्राई करना, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। और इस वाले मेथड से भी इस वाले को कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। मैंने इसीलिए दोनों मेथड्स बताए हैं, ठीक है। और इसी तरह से मैंने दोनों आपके पास जो एज ए स्टेटमेंट है वो दोनों यहाँ पर भी, कि अगर सम वाली कंडीशंस चल रही हैं तो सम वाली के लिए, और अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस वाली के लिए, ठीक है। लेस देन है और ग्रेटर देन, दोनों के लिए मैंने कंडीशन आपको प्रूफ कराई है, ठीक है। और क्लियर है मेरे हिसाब से, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा पूरा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम, जैसे तुम्हारा मन करे उस हिसाब से। और वीडियोस को जहाँ भी कहीं कन्फ्यूज़न मेरे हिसाब से अगर होता है तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ में होगा। अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वीडियोस देख लें। और प्लीज़ जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनका थैंक यू कि आप वीडियो को देखते हैं, लेकिन साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।